स्ट्रक्चर और बेंजीन के टॉपिक को हम कर रहे थे लास्ट टाइम और अब बात पूरी तकरीबन खत्म हो चुकी। हमने ये अंदाजा हो गया कि एक्सरे एनालिसिस के डाटा से प्रैक्टिकली ये बात कंफर्म हो गई कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड हैं दे आर नॉट बाउंडेड टू टू कार्बन्स बट समहाउ दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वी नीड अ स्ट्रॉन्ग थ्योरी बिहाइंड दैट। अगर ऐसा हो रहा है तो अब मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था, हमने वो थ्योरी भी अब पता चल गई जो इस पूरी स्टोरी के पीछे है। उसका नाम है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के साथ नहीं है, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारी केमिस्ट्री के लिए है। जो भी सब्सटेंस रेजोनेंस की शर्त को पूरा कर देगा उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो बस अब यूं कह लीजिए आप कि जिस टर्म का नाम आपने एरोमेटिसिटी रखा था जनरल केमिस्ट्री में उसका नाम रेजोनेंस है। तो फिर ये क्या है, आइए देखते हैं। Existence of same compound in two or more structures with same position of atoms but different position of electrons is called resonance, and different structures are called resonance structures or contributing form. अगर कोई कंपाउंड ऐसे दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सके जिसमें उसके एटम्स की पोजीशन ना छेड़ी जाए मगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज की जा सके, तो अब आप जो शर्त बता रहे हैं वो शर्त बहुत ही सेलेक्टेड किस्म के कंपाउंड्स में पूरी होगी कि विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ एटम्स इन अ स्ट्रक्चर you just change the position of electrons। अगर ऐसा मुमकिन हो तो जिस कंपाउंड में ऐसा मुमकिन होगा इसका मतलब होगा वो कंपाउंड रेजोनेंस दिखा रहा है और वो नॉर्मल से ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा। ये है स्टोरी। अब इसकी तफसीलात में जाते हैं। तो पहली बात, जब मैंने लिखा एग्जिस्टेंस ऑफ सेम कंपाउंड इन टू और मोर स्ट्रक्चर्स विद सेम पोजीशन ऑफ एटम्स, व्हेन आई से सेम पोजीशन ऑफ एटम्स इट मींस वो आइसोमर नहीं हो सकते। आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। द टर्म स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस आप उन्हें दो अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर से ड्रॉ करेंगे जिसमें एटम की पोजीशन चेंज होंगी। कहीं चेन डिफरेंट बना देते थे, कहीं ब्रांच की पोजीशन चेंज कर देते थे, कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज करते थे, कहीं अल्काइल ग्रुप चेंज करते थे। हर जगह जब आप दो आइसोमर बनाते थे एटम अलग अलग जगहों पे लगे होते थे, उनकी अरेंजमेंट चेंज होती थी। यहां शर्त क्या है, आप एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर ऐसे बनाए कि कोई एटम अपनी जगह नहीं बदलेगा। तो फिर कौन बदलेगा जगह? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात है उन्हीं में आप अलग से दिखाते हैं जिसमें पाई बॉन्ड हो, तो उसमें हम डबल बॉन्ड बनाकर पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहे होते हैं। तो हमारा कहने का मकसद ये है विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द एटम, if you are able to draw different positions for pi bond तो फिर वो कंपाउंड रेजोनेंस दिखा रहा है। जैसे
मैं जानबूझ के पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिखाना ये है कि मैं किसी एटम की जगह नहीं बदलूंगा। ये मैंने स्केलेटन बनाया, अभी पाई बॉन्ड नहीं बनाया। तो जहां एटम्स बनाए हैं बिल्कुल ऐसा ही एक और बना रहा हूं, ताकि ये बात तो समझ में आ जाए कि यस देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स। इसलिए आइसोमर का तो कोई चांस नहीं है कि आप इन्हें आइसोमर्स में ना समझें, क्योंकि आइसोमर दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं। यहां हम कह रहे हैं एक ही कंपाउंड के दो बहरूप। अगर मैं दो स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ चेंज हो रहे हो, तो इसका मतलब है वो एक ही कंपाउंड के दो रूप हैं, वो दो अलग अलग कंपाउंड नहीं कहलाएंगे। तो ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, सिर्फ फर्क क्या है, इसके डबल बॉन्ड इधर बनाए और इसके डबल बॉन्ड इधर बनाए। तो ये वो खूबी जो तुक्के में कीकॉल ने प्रिडिक्ट कर दी थी, वो समझा नहीं पाया था। मॉडर्न केमिस्ट्री ने बताया इस खूबी को कि आप एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर्स बना सकें जिसमें एटम उसी जगह है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदल रही है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेजोनेंस। तो इससे क्या होता है, चलो मान लिया होती है, इससे हमारा मसला कैसे हल हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इससे एक मॉलिक्यूल जितना नॉर्मली स्टेबल होना चाहिए उससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों ज्यादा, क्यों स्टेबल हो जाता है? अगर एक चीज दो शक्लों में एग्जिस्ट करेगी तो वो ज्यादा स्टेबल कैसे हो जाएगी? हम किस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका? कोई इससे मिलती जुलती और चीज जहन में आती है? बेन बेन बेंटेन, कौन बोला? गुड। कौन होता है ये बेंटेन? टॉपिक से रिलेटेड है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। हु इज बेंटेन? क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसका? 10 शक्लें लाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्स्ट करें बेंटेन से ये शक्ति छीन लें तो क्या फर्क पड़ेगा? Then it becomes an ordinary thing। ऐसे ही है ना, कार्टून है, मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन मेरे बच्चों का बचपन जब गुजरा था तो उनके जूते मोजों से लेके पेंसिल स्केल तक सब बेंटेन का लिया। इसलिए मुझे पता है ये कोई बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये कार्टून है, मुझे नहीं पता उसका नाम बैन रखते वक्त बेंजीन ही जहन में था या नहीं था, लेकिन लॉजिक बड़ी प्यारी है। वो 10 मुख्तलिफ शक्लें बना देता है। जब उसका मुकाबला किसी विलन से होता है तो उसकी बचत, उसकी ताकत ही यही है कि उसका जो शक्ल पहली दफा नजर आती है, जब उस पर हमला किया जाता है तो शक्ल बदल देता है और ये उसका सर्वाइवल बन जाता है। वो कोई और शक्ल बना देता है, उस पर हमला होकर कोई और शक्ल बना देता है, तो एक साथ 10 शक्लों से मुकाबला मुमकिन ही, आखिर में जीत जाता है। ये है कार्टून, लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसे संजीदा बनाएं तो जो क्रिमिनल्स होते हैं, फिल्मों में देखे हो हमने, तो उनका भी सर्वाइवल इसी तरह होता है। वो जिस शक्ल में जुर्म करते हैं, सीसीटीवी कैमरे में आ गई तस्वीर, अब उनका उसी शक्ल के साथ नॉर्मल लाइफ गुजारना तो नामुमकिन हो गया ना। खासतौर पर एक सिविलाइज्ड मुल्क में, चलो हम कहें पाकिस्तान में हर काम चल जाता है, एक सिविलाइज्ड मुल्क, तो उसकी बचत फिर क्या है, वो अपना शक्ल बदल ले। तो जितने भेष बदल लेगा उतना उसका सर्वाइवल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि आप जिस शक्ल को तलाश कर रहे हैं वो तो है ही, दूसरी शक्ल में बैठा हुआ। इसलिए शक्लें बदलना स्टेबिलिटी है, आपकी बचत बढ़ जाएगी, आपका सर्वाइवल बढ़ जाएगा। ये है जनरल कॉन्सेप्ट, यही हम कह रहे हैं। डबल बॉन्ड यहां है, इसे देखकर एक चीज इस पर हमला करे और जब वो यहां पहुंचे तो डबल बॉन्ड इधर चला जाए, तो फिर डबल बॉन्ड से इंटरेक्शन निस्बतन मुश्किल है। वही एग्जाम्पल है कि जिंदा मुर्गी को पकड़ना मुश्किल है, वो जहां मौजूद है, आपने वहां छलांग मारी, वहां छोड़ के गई, वहां चली गई, तो वो मुश्किल हो, नामुमकिन नहीं हुआ मगर मुश्किल हो गया। चलते पंखे के पैरों को पकड़ना मुश्किल हो गया, रुके हुए को पकड़ना आसान। तो ये खूबी कि एक ही कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर हैं, उससे उसके बचत के चांसेस बढ़ गए। ये कंपाउंड अनस्टेबल था, इसके पाई बॉन्ड्स पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हमला कर सकता है, लेकिन अगर ये अपनी शक्लें बदल रहा है तो फिर इस पर हमला करना रिलेटिवली मुश्किल हो गया।
तो जो कंपाउंड रेजोनेंस बना दिखाता है और बैक वक्त कई शक्लों में एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बेंजीन की तो सिर्फ 2 शक्लें हैं, हमारे पास ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, और ऑर्गेनिक से भी नहीं, इनऑर्गेनिक से हैं, जहां एक ही चीज 3-3, 4-4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाती है, और तो जितने ज्यादा वो बनाती है वो उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। हमें सिर्फ यही एतराज था कि थ्योरी ऐसी बने जो पूरी केमिस्ट्री पर अप्लाई हो, खुसूसी तौर पर बेंजीन के लिए ना बना दें। आप उसमें एक रूल बनाएं और बताएं जो ये रूल पूरा करेगा, चाहे वो रिंग बेंजीन वाला रखता हो या ना रखता हो, वो स्टेबल हो जाना चाहिए। और ऐसे ही हुआ है। तो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक शर्त है, हम जिस कंपाउंड के लिए या जिस चीज के लिए कहेंगे कि इसमें रेजोनेंस है, सिर्फ एक शर्त पूरी करनी होगी कि हम उसके फॉर्मूले को देखकर उसके कम से कम 2 ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें एटम चेंज नहीं कर सकते। आइसोमर नहीं बनाने, एटम एग्जैक्टली उसी जगह लगेंगे जहां हैं, सिर्फ आप उसके इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करेंगे। थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल है, मुश्किल तो नहीं है, हमारे सिलेबस से हटकर है, जिसमें मैं ये साबित कर दूं कि रेजोनेंस की चीज सिर्फ ऑर्गेनिक या बेंजीन से रेलेवेंट नहीं है कि आप कहें बेंजीन के लिए कोई नई खूबी आ गई, नहीं, दिस इज अ नॉर्मल थिंग जो पूरी केमिस्ट्री पे लगती है। एक एग्जाम्पल, ये हमारे सिलेबस में आज तक नहीं आई, एक दफा का जिक्र है, इम्तिहान में आ गई थी, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो माफी मांगी गई थी, गलती हो गई, आइंदा नहीं आएगा। और चीज भी बड़ी पुरानी है, 96 में हुआ था। 96 में एक रीजन आ गया था, लेकिन मेरे हिसाब से उसे किताब में होना चाहिए, बेंजीन की रेजोनेंस समझाने की बेहतरीन एग्जाम्पल है। भारत नहीं है, इसलिए कम से कम इम्तिहान की टेंशन नहीं लेंगे, अपनी बात को समझने के लिए से यूज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कॉलेज नहीं जा रहे, प्रैक्टिकल भी नहीं कर रहे, अगर कर रहे होते तो एक बड़ा अच्छा सा हमारे सेकेंडरी के प्रैक्टिकल्स में टेस्ट है, जिसमें हम नाइट्रेट का कोई सॉल्ट लेकर उसके ऊपर एसिड फेंकें तो ब्राउन कलर की गैस निकलती है, उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। खैर आपने कभी फिजिकली तो नहीं देखी आज तक, लेकिन कम से कम ये नाम और ये फॉर्मूला बहुत दफा केमिस्ट्री में आया है, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, बड़ी कॉमन सी गैस है। और मैंने ये हवाला इसलिए दिया कि इसको बनाने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, इट्स सो सिंपल। नाइट्रिक एसिड केमिस्ट्री की हर लैब में मौजूद होता है, 9th क्लास की भी लैब में होता है। हमारा जो 1 रुपए का सिक्का है, कॉपर कॉइन है, वो कागज जैसी बनी है, जो 1 रुपए वाला सिक्का है, वो पतला सा कॉपर कॉइन है। वो कॉपर कॉइन अगर आप नाइट्रिक एसिड में डाल दें या कॉपर की बनी हुई कोई तार का टुकड़ा डाल दें, तो एकदम इतनी ब्राउन गैस बनती है जिससे फौरन बन जाती है। इसका मतलब ये बड़ी स्टेबल गैस है। अब ये बातें सुनने के बाद जरा आइए इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग देखते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। और ऐसे होंगे, एक जगह इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा और 3 जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। ये कंपाउंड बना NO2, कैसे बन गया? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन 4 बनाएगा। नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 कैसे बन जाए? ये तो कंपाउंड हो ही नहीं सकता दुनिया में। बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आप सोचने का टाइम नहीं था हमारे में, आज आ गया। केमिस्ट्री का नहीं घबराइए मत, होता ये है कि एक ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के इस लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट, और बाकी दूसरा ऑक्सीजन इन दोनों के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बनाता है। अब हम में से बेहतर लोगों को ये याद नहीं होगा कि हम कैसे डॉट क्रॉस मॉडल बनाते थे, इसकी अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं, ना टेंशन है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, सर आपके इस हिसाब में भी गड़बड़ हो गई, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो रह गया, एक वैलेंसी रह गई है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन रह गया। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसे क्या कहते हैं? रेडिकल। याद आ गया? क्या रेडिकल एग्जिस्ट करता है फ्रीली?
नो, जहां एग्जिस्ट किया था हैरत अंगेज मैकेनिज्म बना दिया था हमने, फ्री रेडिकल. Radicals are very, very, very unstable species. They cannot exist even for a second. और जो कुछ मैंने NO2 के सामने आपके बनाया है उसके मुताबिक NO2 एक मॉलिक्यूल नहीं है, वो रेडिकल है और उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं बनना चाहिए. और अभी थोड़ी देर पहले जब आपने 1 रुपए का सिक्का नाइट्रिक एसिड में डाला तो यही गैस बन गई, बड़े मजे से बन गई. तो केमिस्ट्री ने कहा इस मॉलिक्यूल को तो होना ही नहीं चाहिए, ये कैसे रह गया. बेंजीन कंपाउंड था, अनस्टेबल था. ऐसा तो नहीं कहा ना कभी हमने कि बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड है तो उसे तो होना ही नहीं चाहिए. नहीं, हमने कहा ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होगा और अनस्टेबल ही है मगर थोड़ा कम. मैं अब जिस मॉलिक्यूल का हवाला दे रहा हूं केमिस्ट्री कहती है उसे तो होना ही नहीं चाहिए, वो हो रहा है क्योंकि तो ज्यादा बड़ा केस हो गया. तो why NO2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, हमने कहा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ये चीज NO2 रेजोनेंस दिखाती है जिसकी वजह से ये रेडिकल से नॉर्मल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करती है, इतनी स्टेबल हो जाती है. बेंजीन तो थोड़ा सा भी स्टेबल हुआ है, इसने तो अपनी काया पलट दी, इसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए और ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है. कहाँ है रेजोनेंस, क्या कहा मैंने क्या होना चाहिए. आप इसके 2 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसमें आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करेंगे. एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा. एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, उसका मिरर इमेज. ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर फर्ज करें राइट पर है तो एक में लेफ्ट पर है. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रेडिकल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फौरन किसी और से मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है. तो हमारा कहना क्या है, इन दोनों को आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना देना चाहिए. होता क्या है, जैसे ही ये इसकी तरफ बॉन्ड बनाने जाता है दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्लिप हो जाते हैं. इसका इलेक्ट्रॉन राइट पर था, इसका भी यहाँ पर था, करीब आया, इसका इधर चला गया, इसका इधर चला गया, बॉन्ड बनता ही. तो अपनी जगह बदलने की वजह से कभी इलेक्ट्रॉन इधर कभी इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे से फ्लिप कर रहा, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल इतना स्टेबल हो गया कि ये नॉर्मल एग्जिस्ट करता है, हालांकि इसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. ये खूबी कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को 2 या 2 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ कर लें जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो तो ये खूबी कहलाती है रेजोनेंस. जिसमें ये खूबी आ गई वो आपकी नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए. तो अब हमारा कहना है कि ये खूबी NO2 में है, ये खूबी बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स में है और यही खूबी एरोमेटिक कंपाउंड्स में है, यही खूबी बेंजीन में है. तो अब ये जो 2 स्ट्रक्चर हम बेंजीन के बनाते हैं ये मैंने सामने बनाए हुए हैं, लेकिन अब मैं इसे अपनी शॉर्ट नोटेशन से बनाऊं. ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन. अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बेंजीन इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, या अब ये साइंस की जरा होश उड़ाने वाली कुछ बातें हैं. तो भाई एक ही चीज एक साथ 2 स्ट्रक्चर्स में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, एक वक्त में तो कोई एक शक्ल होगी ना. हमने कहा यस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट. तो फिर क्या करें, हमने कहा यूं समझिए कि बेंजीन के मॉलिक्यूल एक साथ अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में को एग्जिस्ट करते हैं या तेजी से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो फिर हमें बेंजीन को कैसे बनाना चाहिए. अगर हमसे कहें बेंजीन का रिएक्शन करवाना है तो ये वाला बनाए या ये वाला बनाए. अब आप कह रहे हैं बेंजीन दोनों स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या बनाए, हम कहते हैं दोनों का मिक्सचर, दोनों स्ट्रक्चर्स को मिक्स कर दें. मिक्स कैसे करते हैं, इस स्ट्रक्चर को उठाकर इसके ऊपर रख दें. भाई एटम तो उसी जगह पे है ना, तो एटम एटम को ओवरलैप हो जाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये रिंग तो ऐसे ही रहेगा. जब ये दोनों ऊपर रख देंगे तो यहाँ तो डबल बॉन्ड था ही, ये वाला इधर आएगा तो यह भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी. तो इसका मतलब हम इसे ऐसे रिंग करके बनाना है.
तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये इन दोनों का मिक्सचर है। मिक्सिंग को क्या कहा था हमने? हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हम इसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। यूं लिखा है इन दोनों का मिक्सचर ये स्ट्रक्चर। तो ये दोनों है रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये उनका मिक्सचर या कंबाइन इफेक्ट है। इसीलिए हमने जब डेफिनेशन लिखी तो एक और बात लिखी है, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म कहलाती है। कंट्रीब्यूटिंग फॉर व्हाट? ये दोनों इस स्ट्रक्चर को बनाने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इसलिए ये कहलाते हैं कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स। अब ये पूरी डिस्कशन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की पूरी हो गई। इम्तिहान में कैसे आएगा सवाल? ऐसे नहीं आएगा कि लिख दीजिए पूरी तकरीर आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन किया। नो, जो कुछ भी हमने इसमें पढ़ा है उसमें से छोटे छोटे 2-2, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं रेगुलरली। मसलन क्वेश्चन बहुत दफा आया ये पूछने के लिए कि दो रिएक्शंस लिखिए जो ये साबित करें कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है, या दो रिएक्शंस लिखिए जो ये साबित करें कि बेंजीन सैचुरेटेड है। तो वो हमने अपनी गुफ्तगू के दौरान लिखे। जो अनसैचुरेटेड बिहेवियर वाले हैं वो है एडिशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन हाइड्रोजन के साथ एडिशन शो कर रहा है या क्लोरीन के साथ एडिशन शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ दो रिएक्शंस लिखिए जिससे बेंजीन का अनसैचुरेटेड बिहेवियर सब साबित हो, तो वो क्लोरीन और नाइट्रिक एसिड के साथ उसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि कीकॉल के स्ट्रक्चर्स पर क्या ऑब्जेक्शंस किए गए। तो दो ऑब्जेक्शंस थे, वो बिल्कुल उसी तरह आपने लिखे हैं, उसी तरह कॉपी पेस्ट लिख देंगे हम। दो छोटे छोटे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आए इम्तिहान में, जिसमें से एक ये था कि बायर आर्मस्ट्रांग ने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था सिर्फ वो ड्रॉ करना है, नो एक्सप्लेनेशन। तो वो इसीलिए हमने भी ड्रॉ करा था, सिर्फ ड्रॉ करना है। फिर ये जो इस वक्त आप ये रेजोनेंस समझाने के लिए डेफिनेशन लिखी है, बुक में ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, आपको आनी चाहिए, लेकिन ये पूछते नहीं है। पूछते क्या है? 2 मार्क्स का सवाल था, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन एंड दैट इज देयर कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म। एग्जैक्टली ये 3 स्ट्रक्चर बनाकर ये लेबलिंग करनी है, ये 2 मार्क्स का। तो इसमें जितनी बातें मैंने आपसे की हैं एग्जैक्टली वो सब अपनी अपनी जगह छोटे छोटे क्वेश्चंस की सूरत में आएगी। ये डिटर्मिनेशन वाला हिस्सा है। अब सेकंड पार्ट, बेंजीन को हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एक्सप्लेन करें, वो कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। हर 1 या 2 साल के बाद ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट में आता है। तो ये एक तरह का रट्टा, रट्टा तो नहीं कहेंगे, अब जो कुछ आपने इथेन, इथीन, इथाइन में किया था वो अब 6 कार्बन वाले बेंजीन पर अप्लाई करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और इसका अब क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन से बेंजीन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो आपके सामने जबरदस्त लॉजिक आएगी कि आखिर बेंजीन ने रेजोनेंस क्यों दिखाई, क्यों ऐसा मुमकिन हुआ कि बेंजीन के स्ट्रक्चर से 2 रेजोनेंस बने। उसकी थ्योरेटिकल लॉजिक भी मिल जाएगी तो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट पूरी करेंगे तो आप तो भूल गए होंगे, याद दिला दें, एक तीसरी डेफिनेशन लिखी थी एरोमेटिसिटी की, अजीबोगरीब किस्म की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल रिंग, वो वेरीफाई होगा। ठीक है, तो अब ये आखिरी हिस्सा है, पहला पार्ट पूरा हो गया, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। उससे हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने सारे गिन के बता दिया आपको। दूसरा पार्ट फिक्स है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, जिसमें हम बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से बेंजीन के पूरे स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन देंगे। ये काम अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। टेस्ट कब है हमारा? कमिंग। और हमने लास्ट टाइम वाले टेस्ट में बेंजीन से पहले की सब चीजें दी थी। हमने आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिया था क्योंकि उस वक्त हमें ये गलतफहमी हुई थी कि शायद ये सिलेबस में कट गया है। तो ये सिर्फ मीथेन का स्ट्रक्चर कटा है, ईथेन, इथीन, इथाइन का है। तो इसका मतलब है आप पहले टॉपिक होगा शेप ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है, और फिर बेंजीन में जो कुछ हमने आज पूरा कर लिया है यहाँ पर।
ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के साथ हम जितने को पढ़ रहा हूँ तो इसलिए बोलते हैं